गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 11 है और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में एक चैप्टर उठाए हैं, ट्रांसलेशन। एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन भी ग्रामर का ही एक पार्ट होता है और ये ट्रांसलेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है भाई, किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में, है ना, देखा जाए तो ट्रांसलेशन से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। एक पैसेज दिया रहेगा, उसका ट्रांसलेशन करना रहेगा, एकेडमिक में तो पक्का आता है ना। ट्रांसलेशन इंप्रूव आपका रहेगा तो आप बोल भी सकते हो, आप किसी चीज को समझ भी सकते हो। तो देखो, ट्रांसलेशन मीन्स होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसलेट करना, इसका मतलब होता है टू ट्रांसलेट। क्लियर है? टू ट्रांसलेट। आप लोग इसको क्या कहते हो? अनुवाद करना। अनुवाद से कुछ याद आया? हाँ, ट्रांसलेट, टू ट्रांसलेट मीन्स होता है अनुवाद करना। जब आप अपने छोटे भाई या बहन को रुला देते हो तो आपका छोटा भाई या बहन क्या कहता है? मम्मी ये अनुवादी कर रही हैं। क्या कहता है? मम्मी ये अनुवादी कर रही। तो अनुवादी नहीं करने को, अनुवादी करने का मतलब क्या है? आपका भाई है, क्लियर है? आपका भाई है, आराम से खड़ा है, आपने क्या किया? जाकर एक टकले पर एक, आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप हो, आपने इसको एक टकले पर ऐसे मार दिया। आप तो बड़े ही रहोगे ना, ठीक है, ये अलग केस है आपका। तो आपने क्या किया? जाकर इसको हल्का सा क्या किया? थपथपा दिया। अब ये करा, ये 3 महीना उठा। ये क्या हुआ? एकदम से परेशान हो गया, 3 महीना उठा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब आप कहोगे यार ये तो पंगा हो गया। क्लियर है? आप क्या कहोगे? ये तो क्या हो गई? समस्या हो गई। अब इस समस्या से आप कैसे निपटोगे? इस समस्या से आप कैसे निपटोगे? तो सिंपल सा देखो ध्यान से, यानी कि ट्रांसलेट का मतलब आप कह रहे हो अनुवाद करना, आपने रिलेट किया अनुवादी करना। जब आप अनुवादी किए तो एक तरह से उसको चेंज कर दिए, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिए। तो टू ट्रांसलेट का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि बदलना। चेंज यानी कि क्या होता है? बदलना, बदल देना भैया, उसके रूप को बदल देना। यहाँ पर किसको बदल दिया जाएगा? तो यहाँ पर पूरी की पूरी भाषा को ही बदल दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी की पूरी लैंग्वेज को ही बदल दिया जाएगा, पूरी की पूरी भाषा को ही बदल दिया जाएगा। तो ट्रांसलेशन आप क्या कहोगे? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं? इन विच, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को, वन लैंग्वेज, इसमें हम एक लैंग्वेज को, वन लैंग्वेज कन्वर्ट्स, या वन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, कन्वर्टेड इनटू अनदर। इसमें हम एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जनरली हम लोग के केस में क्या है? क्योंकि भाई देखो, इंटर में ट्रांसलेशन से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। हाई स्कूल में ट्रांसलेशन से आई होप 7 या 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, जिसमें हमें ट्रांसलेट करना रहता है। क्लियर? अब ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, आपने कहा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें वन लैंग्वेज, एक भाषा को, इज कन्वर्टेड, एक भाषा को बदला जाता है, इनटू अनदर, किसी दूसरी भाषा में बदला जाता है। बताओ समझ में आया? तो अगर यहाँ पर हम कहें ट्रांसलेशन कितने टाइप का होता है, तो ट्रांसलेशन 2 टाइप्स का होता है आपका। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, ट्रांसलेशन 2 टाइप्स का होता है। क्योंकि इंडिया की जो एक लोकल लैंग्वेज या बहुतायत लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी है। क्लियर? और इंडिया में विस्तृत रूप से फैली है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में फैली है, तो वो है इंग्लिश है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में या तो हमें हिंदी टू इंग्लिश की तरफ जाना होगा, या तो हिंदी टू इंग्लिश की तरफ जाना होगा, या तो हमें जो है इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी की तरफ जाना होगा। मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और दूसरा होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं जा सकते सर क्या? इंग्लिश टू इंग्लिश अभी बताया जा रहा है ना। देखो, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है भैया? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलना। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश जाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश जाएंगे तो एक्चुअली वहाँ पर वो डिफिनेशन गलत हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश टू इंग्लिश एक समझाने के लिए, जैसे हार्ड इंग्लिश टू इजी इंग्लिश में हम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन वो एक्चुअली डायरेक्ट मेथड हो जाता है।
उसे ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब ही होता है ट्रांसलेट करना, चेंज करना। क्लियर है ये चीज? इंग्लिश टू इंग्लिश आप जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ ट्रांसलेशन के पर्पज से देखा जाए तो आपकी एग्जाम में सीधा आएगा, या तो हिंदी लैंग्वेज में दिया रहेगा, हाँ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं आएगा। ऐसा नहीं देगा कोई पैसेज दे देगा अब उसको आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं आया, ना आया है ना कभी आएगा। हाँ ऐसे आता है, आपको एक पैसेज दे देंगे, उस पैसेज से क्वेश्चन आंसर देंगे, तो उसे अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन वाले कैटेगरी में चला जाता है। अब ये समझ में आया? पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि नोट करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में दो तरह का स्टार्टिंग होता है। जैसे अभी एक सिंपली मैं पूछ रहा हूँ और आप लोग कहोगे हमें इच एम आर का यूज आता है कि नहीं? एक मिनट, कोई बोलेगा ही नहीं क्या आता है। देखो इज एम आर का यूज, अब आप कहोगे सर जी क्या बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं? ना भैया, बच्चों वाला नहीं, बहुत काम की चीज है। कैसे? जैसे देखो ये इज एम आर जो है ना बहुरूपिया होता है। बताऊं कैसे? जैसे देखो अगर मैं कहूं इज एम आर, इज एम आर के साथ अगर आपका नाउन है, क्या है? नाउन है, तब जो है इज एम आर का जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है? हैं, हो, हूं से निकलता है। और ये इज एम आर खुद ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, एज अ मेन वर्ब की तरह काम करता है। और चूंकि जब ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा, या तो V1 की फॉर्म में काम करेगा, या तो जो है V5। V1 का मतलब और V5 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में S या ES। अब कह रहे होगे ये क्या चल रहा है? जैसे देखो अगर मैं बात करूं बी मीन्स होना, आप लोग किताब में देखे होगे, इसका सेकंड फॉर्म क्या मिलता था? आप कहते थे इसका सेकंड फॉर्म वाज रहता था, और थर्ड फॉर्म जो होता है बीन होता है, और जब फिफ्थ फॉर्म में जाते थे ना तब वहां पर इज मिलता था। और ये जो बी का ही ये प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आर होता है। अब क्या होता है? जैसे देखो अभी पहला नंबर ये समझ में आया, इज एम आर के साथ में क्या है? नाउन है, तब उसका मतलब क्या निकलेगा? है, हो, हूं। और ये किसकी तरह काम करता है? एज अ मेन वर्ब। और ऐसे मेन वर्ब को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसे मेन वर्ब को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, इच एम आर का जो भाई है जो मर गया है वो है वाज या वर है, और वाज या वर का सेंस निकलता है था, थी और थे। मर गया का मतलब जिनको पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और भैया अभी जो पैदा ही नहीं हुआ है, क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो है आपका विल बी या तो शैल बी, वो होगा। अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होगा, मतलब इसका मतलब निकलता है होगा, होगी, होंगे। क्या निकलता है? होगा, होगी, होंगे। ये सेंस होता है। इसके बाद में नाउन रहता है, इसके बाद में क्या रहता है? नाउन रहता है। अब आपको अच्छा ऐसी बात है ना। अब ध्यान से देखो, ये भी मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये दोनों कंडीशन सबके साथ फॉलो होता है, केवल इसकी पहचान अलग अलग है, बस केवल इसकी पहचान अलग अलग है। अब कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं और आप प्यार से कहोगे गलत है, सच में पक्का पूरा यकीन के साथ में कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं वह अध्यापक है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। सब चेक तो किया जाए, आप पहले बताओ। हाँ क्या? आप बताओ। आप ही इज अ टीचर, आप क्या बोले आपने? ही इज अ टीचर। एक मिनट, कितने बच्चे करें ये सही है? कोई आता है नहीं ऊपर करे? अरे बताओ तो सही, कितने लोग करें ये सही है? मैं पूरा बताऊंगा। सब लोग कह रहे हो सही है, अच्छा ठीक है। कितने बच्चे करें ही इज टीचर ये सही है? ये भी सही है? नहीं सही। ये क्यों सही है? मैं पूछ रहा हूं ये क्यों सही है आपका? देखो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक बढ़िया अच्छा खासा रूल है, ध्यान से समझना। देखो इज एम आर वाज वर विल बी या शैल बी, जब ये एक मेन वर्ब की तरह यूज होगा, है ना,
या लिंकिंग, तब इसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, है ना। उस केस में और इसके बाद नाउन है तो भैया फिक्स है। क्या फिक्स है? नाउन के पहले या तो ए या तो एन आता है। लेकिन कहोगे अच्छा ऐसी बात है तो बताओ फिर वो अध्यापक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ भैया। हाँ क्या होगा? दे आर टीचर्स। अब ये सही है क्या? यहाँ ए या एन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है ना उनके पहले ए या एन आएगा। सर आया तो है। नहीं, यहाँ पर मैंने एक रूल बताया था, याद करो वो चीज याद रखो, सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था, आप लोग को बताया था कि शकुनी मामा एसी में बैठते हैं और भैया किसके साथ? अनों के साथ। याद आया? तो ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन का यूज किया जाता है वॉवेल साउंड के लिए, और ए हो या एन हो दोनों का यूज नाउन के लिए। नाउन की कंडीशन काउंटेबल होना चाहिए और कंडीशन सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर ए आया क्योंकि नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर ए या एन नहीं आया क्योंकि नाउन तो है, काउंटेबल भी है, लेकिन सिंगुलर नहीं है। ये रीजन है। समझ में आया? पता हम लोग क्या करते हैं, एक तो दिया नहीं गया है तो ए नहीं लिखेंगे। एक दिया गया हो या ना दिया गया हो, अगर नाउन आपका सिंगुलर है, काउंटेबल है, तब वहां पर ए या एन आएगा। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन का यूज वॉवेल साउंड के लिए। अगर जिनको नहीं पता ऐसे रस्सी में बांध करके लिख लेना, कहीं भागने ना पाए। ये सब भैया समझ में आया? इतना क्लियर है? मैंने सिंपली आपको क्या बताया तो आपको हो गया सिंपली यहाँ पर क्या हुआ कि इज एम आर वाज वर विल बी और शैल बी के बाद अगर नाउन आ गया तो भैया फिक्स है ए या एन आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए, शकुनी मामा होना चाहिए। और एसी में बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे? अनो में। मतलब ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए, एन का यूज वॉवेल साउंड के लिए किया जाएगा। इतना क्लियर है? आप कहोगे हाँ बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात, ठीक है, समझ में आया। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। ये ऐसा इंसान है ना इजेमार, ये इनके पूरे भाई भतीजे सबको साथ में लिखते हैं। इजेमार का जो भैया जो मर चुका है वो कौन है? वो है वाज या तो वर है, बेचारा मर गया है ना। मतलब इसका यूज प्रेजेंट में और इसका यूज पास्ट में, और भैया अभी जो पैदा ही नहीं हुआ है वो बिल या सैल आएगा। खैर उनका भी नहीं हुए, नहीं लिखते, यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, इतना समझ में। ये जो ऐसा प्राणी है ना ये बदलता रहता, बहुरूपिया है। नाउन रहेगा इनके बाद तो कुछ और मतलब देंगे, है ना। एडजेक्टिव रहेंगे तो कुछ और होगा। इस तरह से कंडीशन चलता है। पहले आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि बहुत काम की चीज है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। अब एक चीज आपको ध्यान देना है भाई, सुनो, मैंने क्या बताया, अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तभी ए एन रहेगा। अब देखो हम सिंगुलर नाउन को मारते हैं गोली, देखो सरका दी बेचारा, इसको भी सरका दी। अब ध्यान से देखना, इज एम आर वाज वर विल बी या शैल बी के साथ नाउन होगा, या जो इसका डॉक्टर एडजेक्टिव होगा, या जो भैया इनके डॉक्टर के डॉक्टर एडवर्ब होगा। अब डॉक्टर क्यों बोला जा रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन का डॉक्टर है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव का डॉक्टर है, वर्ब है, और अपना डॉक्टर खुद है। ठीक है, तो इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी के साथ नाउन हो, नाउन में प्लूरल है ना, या सिंगुलर भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो तब ये सेंस देता है। मतलब हम कह रहे हैं इज एम आर है हो हूं का सेंस देता है। और ये सब काम किसकी तरह करता है आपको, ये सब जनरली एज अ मेन वर्ब काम करता है। मतलब इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये लिंक बनाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच, है ना। इनको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब भैया एक मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, जो बच्चे यहाँ नए हैं वही बताएंगे, सोल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की आत्मा क्या है भैया? आज मैं एकदम आत्मा, आज तांत्रिक बाबा बना दूंगा आपको, ध्यान देना। इंग्लिश में एकदम
इंग्लिश की आत्मा क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या चीज निकाल दे आदमी बर्बाद जाएगा। मतलब इंग्लिश की आत्मा क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, हमारे अंदर से क्या निकाल दो कि मैं खत्म। अबे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, दिल तो निकाल दोगे, ऐसे भी निपट जाएंगे, है ना? नहीं, वर्ड मीनिंग है, ये ध्यान देना। अब पूछो क्यों? देखो कोई इंग्लिश का कितना ही बड़ा क्यों ना टीचर हो भैया, है ना, अगर उसको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता क्या कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। भाई आपने कहा या घर वाले ने कहा या कोई आकर मोबाइल में एक मैसेज लेकर आया, भैया इसे पढ़ के समझा दीजिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, और मैं उस शब्द का वर्ड मीनिंग ही, हमें उसका हिंदी मतलब पता ही नहीं है, तो हम कितने भी बड़े इंग्लिश के टीचर रहें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आज हम इस वर्ड मीनिंग को बस में करने का उपाय बताएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, वर्ड मीनिंग आपका दो तरह का होगा। एक होगा थिंग्स रिलेटेड, एक क्या होगा? थिंग्स रिलेटेड, मतलब चीजों से संबंधित। जैसे मैं कह दूं वह एक कसाई है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ कसाई? नहीं, आप ऐसा तो बोल नहीं सकते हो। मैं कह दूं मैं किसान, आई एम किसान, अरे क्या चाह रहे हो? आई एम अ फार्मर बोलोगे ना। तो एक तो थिंग्स रिलेटेड और एक होता है भैया एक्शन रिलेटेड। एक्शन मतलब समझ रहे हो, वर्ब रिलेटेड मीनिंग, वर्ब रिलेटेड मीनिंग। ध्यान दो, ये बहुत काम की चीज है, इसको मैंने खुद डिस्कवर किया है, इस आत्मा को, है ना, खुद मैंने डिस्कवर किया है। मैं तो थोड़ा सा भाई तांत्रिक बाबा बन गया हूं, आपको भी बना रहा हूं, आप बनो, ठीक है? कैसे बनोगे? पहले इसको लिख लीजिए, ये वाला जरूर लिख लो कहीं पर हाईलाइटेड करके, बड़ी काम की चीज है, याद रखो, क्योंकि यही सोल को, अगर आत्मा को बस में कर लिए तो ऐसे समझो आपका लिटरेचर आपके लिए खेल हो गया, ट्रांसलेशन करना आपके लिए खेल हो गया। बस आत्मा को बस में करो, बाकी तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इन सबको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मीनिंग की जरूरत होगी। अब हम लोग देखो प्रैक्टिस करते जाएंगे और जितने ये आत्मा इन सबको बस में करते चलेंगे, देखते हैं कितनी प्रेत मतलब आत्माएं जो भटक रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप लोग बताना, मैं एक लड़का हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम अ बॉय, ये तो क्लियर है। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। मैं एक कलर्क हूं, आई एम अ कलर्क। अब कलर्क को क्या बोलेंगे? कलर्क। ये भैया लो, हल्का एक प्रेतात्मा बस में आ गई, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन करते थे क्लर्क की हिंदी क्या होगी, तो क्लर्क को क्लर्क ही बोलेंगे, एक तो बस में आ गया। आगे चलते हैं, बताओ। मैं एक चपरासी हूँ, आई एम अ प्यून, ये पता है ना, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ इंसान, आई एम अ ह्यूमन। इंसान को क्या बोलेंगे? ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन हो गया। अगर मैं कह दूं मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर तो पता है ना। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक कुम्हार नहीं हूं, आई एम नॉट अ, कुम्हार को बस में करो, कुम्हार की इंग्लिश पॉटर, आई एम नॉट अ पॉटर, आई एम नॉट अ पॉटर। अच्छा मैं कहूं मैं एक कसाई नहीं हूं, आई एम नॉट अ, अब कसाई, कसाई की इंग्लिश क्या होगी? तो कसाई की इंग्लिश होती है बुचर, BUTCHER, क्लियर है। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। अच्छा मैं एक न्यायाधीश हूँ, आई एम अ जज। जज का मतलब होगा न्यायाधीश, जो कि न्याय के इस पर बैठा हो। अच्छा इसको बोलते हैं जज। अब ये बताओ समझ में आया आपको? यानी कि आपको थिंग्स रिलेटेड मीनिंग कैसे काम करना है, आपको एक तरफ से पढ़ना है, आपको खुद पता चलेगा कौन सी आत्मा आपको परेशान कर रही है। तो सबको परेशान नहीं करना, सबको बस में नहीं करना, उस आत्मा को बस में करना है जो आपको नहीं मालूम है, जो आपके लिए नई है, जो आपको नहीं याद आती है, उसको आपको याद करना है। जब ऐसे करोगे तो मान लो हम 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाए, हो सकता है 50 सेंटेंस आपके लिए हो सकता है 10 ही ना याद हो, तो आप 10 याद करो। हो सकता है आपके लिए 30 ना याद हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करना है, 30 याद करना है। आपको पूरा लिखना नहीं, IMR वो सब कुछ नहीं, वो तो बच्चों का काम है भाई। आपको क्या करना है? थिंग्स रिलेटेड। अच्छा मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है? थिंग्स रिलेटेड मीनिंग याद करना है, थिंग्स रिलेटेड मीनिंग। अब इसका फायदा क्या होने वाला भाई, सुनो ध्यान से देखो।
अभी स्पेशल इंग्लिश का क्लास नंबर 11 है और मैंने शुरू किया ट्रांसलेशन का पहला पोर्शन। तो आपको क्या होगा, एक तरह से मीनिंग को याद करने की हैबिट बन जाएगी, क्योंकि आगे हम ट्रांसलेशन के जैसे जैसे क्लास 1 क्लास 2 ऐसे चलेंगे स्टेप वाइज, ट्रांसलेशन का एक लेवल जो है इंक्रीज होता जाएगा। और जब ट्रांसलेशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो चीजें अभी आसान लग रही हैं, जो बच्चों जैसी चीजें लग रही हैं, क्या ये तो बहुत आसान है सर, मैं एक कर्मचारी हूँ, आई एम एन एम्प्लॉई, ये चीजें आसान से इजी टू हार्ड की तरफ जाने लगेंगी। और जब हम 12th के हिसाब से पहुंचेंगे तो भाई हम कह रहे हैं वहां पर यही इजेमार वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है बड़ा इजी है, लेकिन अगर 12th के लेवल से देखें ना, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा खासा कंफ्यूज। छोटा बड़ा नहीं याद रहे तो ये नहीं, छोटा बड़ा की बात नहीं है, लेकिन वहां पर यही सेंटेंस ना घुमा कर दे दिया गया है। वहां पर यही सेंटेंस क्या दिया गया है, घुमा कर दे दिया गया है। क्लियर है? तो अभी आपको अब ये बताओ, आप सब लोग इस तरह से मतलब मीनिंग को याद कर सकते हो? कम से कम आपको जो है 100-200 मीनिंग याद करना और पहले ही दिन से याद करने की एक आदत बना लेनी है। इंग्लिश में जितना ज्यादा मीनिंग याद रहेगा उतना ज्यादा फायदे में रहने वाले। क्लियर है? पहले आप लोग लिखो इस तरह से, ऐसे 5 लिखो ताकि आपको याद रहे हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है।